नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पिनाकिन महाशंकर जोशी आज अपने संपूर्ण होशो-हवास में गुजरात पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट, बयान इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि देयर सम इश्यूज़ कि जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उसमें मैंने ऑफिशियली बाकायदा दिल्ली पुलिस को एज़ वेल एज़ राजस्थान पुलिस को एज़ वेल एज़ गुजरात पुलिस को जो भी इंसिडेंट्स हुए उसके बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड सम इश्यूज़ के व्हाट कुड बी द जुरिडिक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सो टू रिमूव द कन्फ्यूज़न कि ये कन्फ्यूज़न क्या है कि भाई कहाँ क्या इंसिडेंट्स हुआ, वेदर द प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स कुड बी कंसिडर्ड एज ए जुरिडिक्शन ऑफ द पुलिस or whether the residence place where I am currently residing would be the jurisdiction or whatever it may be, but I don't know. Hence, to remove the confusion of a police, whether it is a central police or a state police, I give my statement. The sequence of incidences which has been occurred since last 17th September 2023 from 11:30 p.m. at New Delhi. So, हालांकि सिचुएशन ये है, मेरा पूरा नाम पिनाकिन महाशंकर जोशी है। मेरा परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस हाउस नंबर 113 ब्राह्मण फली, डेबारी विलेज, महिसागर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात स्टेट है। करंटली मैं बंगलो नंबर 3 माधव विला सोसाइटी, सत्तापर रोड, अंजार विलेज, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में रहता हूँ पिछले 3 साल से। मैं मनाक्सिया कोटेड एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांद्राणी में एज ए कमर्शियल हेड की हैसियत से जॉब कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से मैं कच्छ में लोकेटेड हूँ। 17 तारीख को यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 तारीख को मैं अपने घर से मेरी नई मारुति ब्रिज़ा कार लेके अपने मीन्स यहाँ से अहमदाबाद, कच्छ से अहमदाबाद तक मैं बाय कार हायर करके गया था। अहमदाबाद में मेरा कार मारुति शोरूम में अंडर मेंटेनेंस था, तो वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके सेल्फ ड्राइव करके अकेला एक मिशन के साथ निकला था। मेरा मिशन ये था कि मुझे जहाँ जहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ नोटिस में आती है, कुछ ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे मैं अपना भगवा ध्वज लहराना चाहता था, हिंदू संस्कृति का भगवा ध्वज। तो उस हिसाब से मैं अपने साथ में कुछ भगवा ध्वज, कुछ हरे ध्वज और कुछ वाइट ध्वज, सफ़ेद ध्वज, जो तीनों को मिला के हमारा राष्ट्र ध्वज बनता है, तिरंगा, ऐसे कुछ सामान लेके अपने साथ निकला था। कुछ कपड़े थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि मैंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे कि जिसमें मैंने चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट को कुछ कॉरस्पॉन्डेंस किया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल को मैंने कुछ कॉरस्पॉन्डेंस किया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कच्छ, उनके साथ भी मैंने कुछ कॉरस्पॉन्डेंस किया था। ऐसे कई कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मैंने कुछ कॉरस्पॉन्डेंस किया था, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में कुछ मीन्स वेरियस कॉरस्पॉन्डेंस दैट हैज सम रिलेवेंस विद सम abnormalities which I have noticed and which I wanted to highlight the same to the administrative wing and administrative authorities. Means it was my own mission and it was my own vision to highlight those issues and to
assist our Indian administrative system. It is my own perception. सो मैं अपनी गाड़ी लेकर खुद चला था। आई हैड माई मोबाइल विथ मी, फ्यू कैश मेरे पास था। उस हिसाब से मैं चला था स्मूथली। सब जगह पे गया। दिल्ली में मैं गया था। दिल्ली में मैं पूरा दिन अपना कार को एयरपोर्ट पे पार्क करके पूरा दिन मैं बाय लोकल कन्वेंस, बाय मेट्रो, बाय रिक्शा, बाय रेंट अ कैब, उस हिसाब से मैं पूरा दिल्ली घूमा ऑन 17th of September 2023 संडे। एट नाइट आई कम बैक। एयरपोर्ट से आके फिर मैं एयरपोर्ट से अपनी मारुति ब्रीजा कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है GJ12FC4904, ये कार रजिस्टर्ड है मनाक्सा कोटर एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। बट ये कार मेरा पर्सनल कार है, बिकॉज ये कार मैंने अपने खुद के पैसे से परचेज की है। मेरा सिविल रिपोर्ट कुछ ख़राब था, कुछ इश्यूज थी, जिसकी वजह से मनाक्सा ने मेरे बिहाफ में बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था, जिसका डाउन पेमेंट भी मैंने पे किया था, रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी मैंने पे किया था, और उसका ईएमआई भी हर मंथली रेगुलरली मेरे सैलरी अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। और ओनरशिप, कार की ओनरशिप के लिए मेरे और मनाक्सा के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टेड है। लीगल एग्रीमेंट ड्यूली नोटराइज्ड है कि ये कार की ओनरशिप मेरी रहेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईएमआई द कार शैल बी ट्रांसफर्ड इन माय नेम, so there is no any issue and there is no any ambiguity with respect to the ownership of my car. Hence, I was free. I'm free to use my car at my own way. So wherever I wanted to use it, I had to use it. I, up to certain level, I got success in my missions and hosted various flags, hosted the Bhagwa flags at various places. On 17th at night, I had some crisis of money. Anyhow, I managed the same and visited several places in New Delhi. As such, I visited New Delhi after 13 years, long back. Means, lastly, somewhere about in the year 2014 or 2013, when our CM, means our former Chief Minister, Mr. Narendra Damodar Rao Modi, he was about to become a PM. At that time, I had visited several the New Delhi. But unfortunately, then I didn't visit New Delhi. So as such, I visited New Delhi after several long time. I was visited and memorized those things. I was quite new because there were so many developments, roads, and everything has changed. When I visited last, at that time the new metro was introduced for airport facilities. I visited and I enjoyed the whole journey. But there's some mishap with me. At late night, I parked my car nearby to a fruit vendor and asked for a way for a Pragati Maidan. मुझे प्रगति मैदान देखना था बिकॉज रिसेंटली G20 इवेंट हुआ था, तो आई वांटेड टू नो दैट मीन्स जस्ट कैजुअली विजिट द प्लेस प्रगति मैदान आफ्टर लॉन्ग टाइम। वहाँ पे 3 लड़के यंगस्टर्स खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, डोंट वरी, यू आर फ्रॉम गुजरात, आप हमारे मेहमान हैं। बड़े अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे साथ, हमको अगर आप लिफ्ट देते तो हम आपको पूरा दिल्ली भी घुमाएंगे। आपके आप मीन्स यू आर मीन्स क्वाइट सिम्स एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द सेवरल प्लेसेस ऑफ दिल्ली, सो वी कैन गाइड यू। तो ऑन अ ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी आई ट्रस्टेड देम एंड accorded them lift in my car. We Gujarati people normally blindly trust the people. सो ट्रस्ट करके मैंने उनको बिठाया, कुछ प्लेसेस पे घूमे, साथ में खाना वाना खाया, डिनर विनर करवाया उनको। सो 11:30 बजे से लेके हम लोगों ने कुछ प्लेसेस पे विजिट किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे सिगार ऑफर किया, सिगरेट। आई एम हैबिचुअल ऑफ हैविंग सिगरेट। दोस्ती अच्छी से बन गई, सिगरेट विगरेट पिया, लेकिन सिगरेट पीने के बाद मेरे दिमाग में कुछ तनक सा होने लगा। सो मैंने उनको बताया, भैया मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, तो आई वांट टू स्लीप। सो अगर हो सके तो मेरे लिए एक अच्छा सा होटल लोकल बुक कर दीजिए, मैं वहाँ पर रेस्ट ले सकता हूँ। उनके पास मोबाइल नहीं था, उन्होंने मेरे मोबाइल से कोई होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद मुझे वो होटल के पास में ले जाने लगे।
The area was somewhere about Dwarka in New Delhi. They were talking that this is the place of Dwarka. And Dwarka, they told me they booked a Radisson hotel for me over a telephone. I doubted because the place was not like that, but could not judge. They revealed their identity as I don't remember the name, but all those three people were of Muslim community. They were youngster. They means guided me to park a car at somewhere means एक अनजान जगह पे मुझे कार पार्क करवाया. Suddenly they hit it on my head with a stone. All those three people attacked on me with stone. जबरदस्त हमला किया. मेरा पूरा ब्लड फ्लो होने लगा. मेरा हैवक निकल गया. ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया. मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. मेरा जय श्री राम जोर जोर से चिल्लाना उनको ऑड लगा. इवन मेरा हैवक भी रिमूव हो गया था. तो उन दे वर सस्पेक्टेड, दे फियर्ड कि ये कुछ कुछ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, कोई बड़ा ऑफिसर हो गया. इसी वजह से दे रैन अवे. उनका इंटेंशन मुझे लगता था कि मैंने जो ज्वेलरी पहन के रखा था, मेरे मीन्स मेरा ये जो ब्रेसलेट है इट इज़ नियर अबाउट 1.5 लाख का ब्रेसलेट है. मेरा रिंग है वो इट इज़ क्वाइट नियर अबाउट 1 लाख का है. मेरा जो वॉच है वो इट इज़ नियर बाय 17,000 का है. मेरे जो गले में जो सोने का गोल्ड चेन था वो भी इट वाज आल्सो नियर अबाउट 1.5 लाख का था. तो उनका इंटेंशन मुझे लगा कि शायद वो मेरे से रॉबरी करना चाहते थे. मुझे बेहोश करके मेरे जो भी ज्वेलरी मैंने पहनी वो लेके जाना चाहते थे. ज्वेलरी का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, बट आई वांटेड टू जज द पीपल. हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान. ट्रस्ट लेवल कब तक, कौन सी वो लिमिट है जहाँ से ट्रस्ट लेवल ब्रेक होता है, वो मैं चेक करना चाहता था. मेरे ज्वेलरी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, पर मैं ये जज करना चाहता था कि कोई भी इंसान होता है, कोई भी जानवर होता है या कोई भी पशु होता है, हम पे जो ट्रस्ट करता है वो ट्रस्ट लेवल कहाँ पे ब्रेक होता है. ये मेरा इंटेंशन था. और जहाँ तक कि मेरा इंजरी का है या फिर मेरा हो सकता है मेरा मर्डर भी हो सकता था या मैं जान भी जा सकता. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है भाई. हर एक किसी न किसी को हर एक दिन मौत आनी है. तो वो मेरा डर नहीं था. बट मेरा जो मिशन है कि मेरा एक विज़न है, एक विज़न के साथ मैं चल रहा हूँ. मेरा एक मिशन के साथ में मैं चल रहा हूँ कि भाई मुझे जो करना है, मुझे जो अचीव करना है, मेरा जो लाइफ का मैंने एक गोल थे, मेरा गोल टारगेट यही जो मैंने बनाया हुआ, मेरा विज़न मेरा है, उसको जब मैं अचीव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे हर लेवल हर एंगल से, चाहे वो चोर हो, लुटेरा हो, दारू पीने वाला हो, चाहे कोई वेश्या हो, कॉलगर्ल हो, या फिर कोई गृहिणी हो, कोई आदर्श लेडी हो, कोई स्टूडेंट हो, छोटा सा बच्चा हो, एक एम्प्लॉयड पर्सन हो, एक एम्प्लॉयर हो, एक बिजनेसमैन हो, हर कम्युनिटी, हर इंसान के एंगल को मैं देखना चाहता था. हर इंसान की वो लिमिट देखना चाहता था कि किस लिमिट पे जाके वो इंसान का ट्रस्ट लेवल ब्रेक होता है. ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ से वो एक विश्वास, एक ट्रस्ट का लेवल ब्रेक होता है, वो मैं चेक करना चाहता था. मेरा इंटेंशन ये है. मैंने हर एरिया से देख लिया है, हर चीज़ से मैंने देख लिया है. ये एक्सपीरियंस भी मेरा खुद एक्सपीरियंस, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ. ऐसा कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि इतनी सारी 4-5 लाख की ज्वेलरी पहन के मैं किसी के सामने जाऊँगा, अपने आप बैल मुझे मार. पर मैं चेक करना चाहता था, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था. हुआ, मैं जय श्री राम चिल्लाया. वो लोग भाग गए, मेरा मोबाइल ले गए और कुछ नहीं ले जा पाए वो लोग. फॉर्चुनेटली गाड़ी की चाबी मेरे पास थी. मैं गाड़ी रेंट चला के नज़दीक में गया. सोसाइटी थी, एक सोसाइटी में 3 चौकीदार वहाँ पे चौकी कर रहे थे. 3 चौकीदार. हमारे देश के लिए एक ही चौकीदार काफ़ी है, मेरे लिए तो 3-3 चौकीदार थे. जब एक चौकीदार पूरे देश की चौकी कर सकता है तो 3 चौकीदारों ने मुझे कैसे संभाला होगा, आप जज कर सकते हैं. वो तीनों चौकीदारों ने मुझे संभाला.
मेरे ट्रीटमेंट इनिशियली जो भी ब्लीडिंग हो रहा था वो कॉटन से उन्होंने साफ़ किया, सब ब्लड साफ़ किया। मेरे पास मोबाइल नहीं था तो उनके मोबाइल से दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया कि भाई दिस पर्सन इज केम फ्रॉम गुजरात एंड ही इज हैविंग दिस मिसशेप, प्लीज हेल्प हिम इमीडिएटली। विदिन मीन्स फ्रैक्शन ऑफ टाइम दिल्ली पुलिस केम, उन्होंने मुझे वहाँ से लिया। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इमीडिएटली दे एडमिटेड मी इन नियर बाय हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। मुझे हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद 4 स्टिचेस यहाँ पे, 2 स्टिचेस यहाँ पे आए। उन्होंने प्रिलिमिनरी मेरे से पूछताछ की, आप अकेले क्यों आए, आप गुजरात से इतनी दूर सेल्फ ड्राइव करके क्यों आए। मैंने बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे था तो कुछ देना चाहते थे भाई। खैर, दिल्ली में मुझे इतना सपोर्ट मिला, मैं अनजान होते हुए भी मैं सिर्फ मुझे पूरा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। जो भी उन्होंने किया, एक भी पैसा नहीं चार्ज, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं था, मैं गूगल पे भी नहीं कर सकता था, मेरे इवन अकाउंट में भी बैलेंस नहीं था। मेरा जो भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह था वो सब चला गया था उन लोगों के पास में, वो लेके चले गए थे। मैं क्योंकि नॉर्मली डिजी लॉकर में ही रखते हैं हम, हार्ड कॉपी तो कोई रखते नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वाइसेंस सब डिजी लॉकर में था, मोबाइल चला गया था, तो मेरे पास आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं था। यू वॉन्ट बिलीव, दिल्ली पुलिस इज सो एक्टिव। उन्होंने बोला ठीक है आपको मीन्स डिस्चार्ज करते हैं, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करके वो दिल्ली द्वारका पुलिस स्टेशन सेक्टर कोई नियर बाय होगा वहाँ पे ले गए मुझे। वहाँ पे रेस्ट करवाया आराम से, आप सो जाइए, आप पूरी रात का आपका मीन्स उजागरा है तो आप आराम से सो जाइए। मैं आराम से सो गया वहाँ पे। विदिन 3 आवर्स, 2.5 से 3 घंटे के अंदर वो तीनों लड़कों को मेरे सामने पेश किया गया कि दिस आर द कल्प्रिट्स, इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था, आप आइडेंटिफाई करो इनको। यंगस्टर थे, मैं कहा इनके जैसे लगते थे, ये नहीं थे। मुझे इनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, आप इनको जाने दीजिए प्लीज़, मुझे कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। मैं जान सलामत है, सब कुछ सलामत है। थोड़ा सा बहुत ये तो बचपन में खेल खेलते थे तभी भी खून बहता था, तब कोई यार दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता था। बचपन में स्कूल में लड़ाई होती थी तो क्या कभी किसी के सामने पुलिस केस थोड़ी किया है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा को बोलते थे भाई इसके साथ झगड़ा हो गया है, देखो मेरा खून निकल रहा है। वैसा है, बचपन के खेल जैसा खेल है। उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया, ठीक है भाई, ब्लीडिंग हो गया, स्टिचेस ले लिया। यहाँ पे बचपन में चोट लगी थी, वहाँ पे स्टिचेस आए थे, अभी जवानी में या बुढ़ापे में जो भी गिनो यहाँ पे स्टिचेस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने तो मुझे कोई इशू नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मुझे अच्छे से मीन्स फ्रेश होने के बाद हमारी फैसिलिटी सब दिया। 5,000 कैश थी, आप घर कैसे जाओगे। मोबाइल खो गया है तो आप जाके मुझे बिल का ईएमआई नंबर है, एमआई नंबर कुछ होता है, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। उन्होंने कैश दिया। प्रिलिमिनरी जो इंसिडेंस हुआ वो इंसिडेंस का एक रिपोर्ट मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिख के उनको सबमिट किया, उसी कॉपी मैंने कार के डोर में रखा। वहाँ से मैं कार लेके आया। कार लेके आने के बाद हरियाणा किसी आईओसीएल के पेट्रोल पंप से मैंने अपने मनाक्षा कोटेड मेटल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर साकेत सोनी। अब मेरा वीकनेस ये है कि मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। आई कैन नॉट मेमोराइज नंबर मोर देन 4 to 5 डिजिट्स। किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, मेरी मम्मी का नंबर भी याद नहीं है, मेरे पापा का भी याद नहीं है, कोई नंबर याद नहीं रहते। एक ही नंबर याद रह गया कि लास्ट डिजिट में मेरा 17 था, तो मेरा एक सबॉर्डिनेट है मिस्टर सुजीत दत्ता, उसका 13 था, वो याद रह गया। मैंने उसको डायल किया, भैया तू साकेत सोनी जी को बता कि मैं कुछ मिसशेप हुआ है। बोले, उन्होंने मुझे नंबर दिया, दूसरे से फोन मैंने बात की कि भाई ऐसा ऐसा कुछ मिसशेप हुआ है मेरे साथ, हो सकता है मैं आपको कॉल करके कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कॉल करूँ, अभी तो मेरे पास फिलहाल कैश है। सॉरी। तो वहाँ से उसके बाद में मैं आया, सोचा कि अब जब आ ही रहे तो रास्ते में कुछ कैश विड्रॉ कर लूँगा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट था, पर मेरे को अकाउंट नंबर कुछ भी मालूम था। आई ट्राइड टू ट्रांसफ़र द फंड फ्रॉम, हाँ लकीली मेरा लैपटॉप था मेरे पास गाड़ी में, तो नियर बाई किसी होटल में रेस्टोरेंट में मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके
मेरे कॉन्टैक्ट्स ओपन किए गूगल से। कॉन्टैक्ट्स ओपन करके कॉन्टैक्ट्स में मैंने मेरा बैंक का सीआरएन नंबर सेव करके रखा था। वो सीआरएन नंबर ओपन करके मेरा मीन्स डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा लाइसेंस नंबर, वो सब डिटेल मैंने ऑनलाइन वाईफाई से लैपटॉप चालू करके एक पेपर पे लिख डाले। वो बेसिस पे नियर बाय होटल में मैंने रात को स्टे किया। उनको पेमेंट वो उस हिसाब से किया कि भाई मेरे पास जो कैश अवेलेबल था उससे। वहाँ से आने के बाद मेरे पास कुछ कॉइन्स थे, 10 के कॉइन्स या ऐसा कुछ, मीन्स मिसलेनियस कॉइन्स में, कॉइन्स का शौक है मेरे को, पुराने बाप दादा के ज़माने के कुछ कॉइन्स थे। वहाँ से मैंने कुछ पेट्रोल डलवाया, फिर जयपुर आया। जयपुर आने के बाद मैंने कैश विड्रॉ किया सबसे पहले। बैंक ढूंढा कहाँ पे है, कोटक महिंद्रा बैंक। वहाँ से कुछ कैश विड्रॉ किया, विड्रॉ करके वहाँ से मैं अजमेर आया। अजमेर में नाइट में भी मैंने देखा, सब देख के मैं जो जो काम के लिए आया था वो काम किया। अजमेर में अच्छे खासे यार दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, घूमे फिरे। फिर भी कैश मैंने स्पेंड किया था मेरे पास। दूसरे दिन मैंने अजमेर से 21,000 जस्ट कैश विड्रॉ किया कोटक महिंद्रा से रात को। वहाँ से मीन्स मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं जो काम के लिए गया था, जो मिशन के लिए गया था, उसको एक्सप्लेन करना है मेरा इंटेंशन या नहीं। वो मेरा खुद का पर्सनल इंटेंशन है। यहाँ पे ये जो मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन which may help to either Gujarat police, either Rajasthan police, or either Delhi police. I don't know, but whichever the jurisdiction may be, the sequence of incidents which has happened to me, which is I'm describing over here. My intention is not to describe that what is my motive, what was my motive, what was my purpose, and what acts and actions I have taken to achieve those motive. मेरा जो मोटिव है वो अलग है, उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो एक्ट्स एंड एक्शंस है ये मोटिव अचीव करने के, वो भी मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मैं सीक्वेंस यही डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं स्टक डाउन हुआ, जहाँ पे मुझे पुलिस की असिस्टेंस चाहिए, जहाँ पे मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, और पुलिस इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जयपुर अजमेर से भी मैंने कैश विड्रॉ किया, वहाँ से भी मैंने स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा कैश था मेरे पास, पर फॉर द पर्पज़ ऑफ चैरिटी मैंने स्पेंड किया था। उसके बाद में मैं रात को जयपुर से मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहा था। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि गलती से पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया मेरी कार में। ना मैंने ध्यान दिया, ना उसने ध्यान दिया। उसको लगा कि ये मारुति ब्रिज़ा का ओल्ड वर्जन है, जो डीजल वर्जन आता था, तो उसने डीजल डाल दिया। तो जब तक गाड़ी में पेट्रोल था तब तक वो गाड़ी चली, अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक चली। और ब्यावर करके गांव है, वहाँ पे ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हाईवे पे एक होटल है, जयपुर होटल करके कुछ होटल, वहाँ पे स्टक डाउन हो गया। स्टक डाउन होने के बाद मैंने उनसे, मेरे पास कैश था, रूम हायर कर लिया। रूम का रेंट पे करके 1100 समथिंग का कुछ रेंट था, वो पे करके मैं वहाँ पे स्टे कर लिया। नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग में गाँव में मैं खुद पर्सनली घूमने गया। वहाँ घूम के मैंने कोई मैकेनिक का कॉन्टैक्ट करके बताया कि भाई मेरा कार ऐसे ऐसे स्टक डाउन हुआ है, आप आके थोड़ा रिपेयर कर दीजिए। मेरे पास कैश भी कम हो रहा था, कैश ख़त्म हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अगर अभी मेरे पास कैश का शॉर्टेज है, तो मैंने जो गले में चेन लिया था वो कुछ टीजीबी से लिया था, गांधीधाम से, और बाकी सारी जो ज्वेलरी मैंने तनिष्का से लिया था, टाटा टाटा तनिष्का, ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया। सो आई ट्रस्टेड कि मेरे पास जो ज्वेलरी है वो मैं मीन्स किसी भी तनिष्का के शोरूम में मैं मीन्स सेल आउट करके जो भी कैश या जो भी पेमेंट आएगा उससे मैं इन सबको पेमेंट करके आगे निकल जाऊंगा। तो मैंने उनको एश्योरेंस दिया कि भैया आपका मीन्स अभी तक का तो मेरा सारा ड्यूज़ क्लियर है, लेकिन आगे का जो ड्यूज़ बनता है वो मैं आपको शाम को या रात को ऐसे करके मैं दे दूंगा। ऑन दैट कमिटमेंट उसने बताया कि भाई ये नोजल्स वोजल्स में सब डीजल चला गया है, इसकी वजह से पूरा दिन लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है। अब यहाँ नज़दीक में, उदयपुर से नज़दीक में मेरा हमारे इष्ट देव एकलन जी का मंदिर है, तो मैं सोचा कि चलो वहाँ पे जाके दर्शन करके माथा टेक करते हैं। तो वहाँ से मैंने कार हायर करके मैं नियर बाय एकलन जी दर्शन करने के लिए चला गया। अब हुआ यूँ कि जो मैकेनिक था, he belonged to Muslim community, and a hotel owner belongs to a Hindu community. See, my intention is not to highlight the communal discrepancy between both the community, but the tendency how they think. अब
जब कार हायर करके मैं जब गया तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे कुछ रफली 999 का तो मैंने डीजल डलवा दिया था गाड़ी में। हम लोग गए, मीन्स जाके दर्शन वर्शन किए, थोड़ा लेट हो गए थे। लौटते वक्त द ड्राइवर वाज आल्सो मुस्लिम एंड द ओनर वाज आल्सो मुस्लिम, बट आई डोंट नो, वी डू नॉट विश टू बीच रास्ते में वो खड़ा हो गया कि साहब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, पेट्रोल डीजल डीजल नहीं है गाड़ी में, डलवाना पड़ेगा। बोला यार डीजल डलवाना, डीजल तो अभी एक मेरा इम्प्रेशन ये हो गया फिर कि एक जब जाते वक्त एक जगह पे हमने ऐसा भी देखा था कि एक कैश सुविधा केंद्र होता है कि जहाँ से आप मतलब कि आधार कार्ड के बेसिस पे आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ट्रांजेक्ट यू कैन ट्रांजेक्ट वाया आधार योर आधार कार्ड आधार नंबर। तो उस हिसाब से भी मैंने एफर्ट किया था, बट द ओटीपी गोज टू द माय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द मोबाइल वाज नॉट विथ मी, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम मिसहैप, नहीं हो पाया। अब डीजल डलवा देने के बाद वो बंदा बोला कि भाई आई कैन नॉट मेक यू मेक द पेमेंट। मैं बोला यार पैसा तो है नहीं, तेरा मालिक को बोल पैसे दे दे, मैं आके दे देता हूँ, मेरे पास चेन है, ये है, गोल्ड सब इतना सारा है, खुद का है, बिल बिल है, कोई बे 2 नंबर का आया नहीं भाई, ऑफिशियली परचेज किया हुआ है, मैं एक कच्चे खानदान से हूँ। जैसे तैसे करके हम वापस आए। जो जयपुर होटल के जो ओनर्स थे, जो भी अटेंडेंट थे, वो सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया मुझे। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ मिसशिप हुआ है आपके साथ, मेरे यहाँ पे पट्टी वट्टी सब लगा हुआ था, सब रूमर वूमर बांधा हुआ था, ब्लीडिंग व्लीडिंग हुआ था, तो ड्रेसिंग वेसिंग सब किया हुआ था। तो उनको फिर डाउट हुआ कि ये जो बंदे हैं कुछ परेशान थे, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस हैज़ इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन, राजस्थान पुलिस। Rajasthan police was also too much cooperative. They are cooperated very hardly. मेरे जो भी बिलोंगिंग्स थे सब देखे उन्होंने, सारे पेपर्स भी देखे। इवन आई हैड नो मीन्स आइडेंटिटी कार्ड, बट मैंने एक पेन ड्राइव परचेज कर लिया था वहाँ से रास्ते से, तो मैंने पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी रख लिया था। हाँ, ये जो मेरा लैपटॉप में से मैंने डाउनलोड करके आईडी कार्ड का, आधार कार्ड का और लाइसेंस का मैंने सॉफ्ट कॉपी ले लिया था। वो सॉफ्ट कॉपी मैंने उनको टीवी में दिखा दिया पेन ड्राइव डाल के कि भाई ये मेरा आईडी कार्ड है। ठीक है, उन्होंने मेरे मीन्स यहाँ सीईओ से बात किया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो सीओओ मिस्टर साकेत सोनी ने ऐसा बताया कि भाई हाँ ठीक है, ये गए हुए हैं यहाँ से, लेकिन हम लोग यहाँ से उनके जो भी ड्यूज़ है, उनको चेन वेन गोल्ड की चेन जो या जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहन के रखे उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से किसी ऑफिसर्स को भेजेंगे वहाँ पे, वो सारा आपका ड्यूज़ क्लियर कर देगा, आप उनको एक एक दिन आराम करवाओ वहाँ से। उस ये उन्होंने मुझे बताया, मीन्स जो व्यवहार वाला था उन्होंने मुझे बताया। मैं वहाँ पे स्टे कर लिया। अब बात ये हो गई कि वो बंदा जो गैरेज वाला था या ट्रैवल्स वाला था, उसका कुछ 7 साढ़े 7 हज़ार का कुछ बिल होगा, वो पेशेंस नहीं रख रहा था। वो बार बार मैं समझ रहा, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। ठीक है चलो मार गोली, चलते हैं। यहाँ पे तनिष्का का शोरूम है, ब्यावर में तनिष्का का शोरूम था, हम लोग वहाँ पे गए, बातचीत की। मैं बोला ये जो मेरी रिंग है मैं आपको देता हूँ, यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर आप इस रिंग को रख के हाइपोथिकेट कीजिए, इसके जो वैल्यू है, वैल्यू का आप 50% या 25% या 75% जितना अमाउंट आप मुझे दीजिए, मैं अपने घर जाके आपको पेमेंट वापस करके ये रिंग छुड़वा लूँगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप ये रिंग की एट करंट मार्केट प्राइस से आप इसको बाई बैक कर लीजिए और मुझे पेमेंट दीजिए, मैं इनका पेमेंट रिलीज़ कर सकूँ। देयर आर सर्टेन पॉलिसीज and the procedure may took some time. Meanwhile, we had a discussion with our CEO, Mr. Sakeet Soni. Sakeet Soni told me that don't worry, no need to sell out your ring. The person has already left, driver along with driver. ठीक है। दूसरे दिन उनका हमारे यहाँ से हमारे ड्राइवर आए मिस्टर राजेश भारती। इनको मैं जानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ कई बार आए, लेकिन उनके साथ जो बंदा आया था जिसका नाम उसने बताया मिस्टर मनोज, उसको मैं नहीं जानता था। पर अब कंपनी ने भेजा, ड्राइवर के साथ आया है, ही बिलोंग टू ही वॉज नॉन गुजराती। वो आया और आके अपनी साहबगिरी दिखाने लगा वहाँ पे कि मैं इस कंपनी का साहब हूँ, करके डील करने लगा। उसने 3 पेमेंट रिलीज़ किए। एक होटल का जो मैं स्टे किया था वो कितना पे किया मुझे मालूम नहीं है, जो खाना पीना का था वो, और दूसरा कार रिपेयरिंग का, ये ये पेमेंट उसने की है। लेकिन जो मैं कार रेंट करके हायर करके मैं एकलिंग जी दर्शन के लिए गया तो वो पेमेंट उसने रिलीज़ नहीं किया।
मैंने उसको बोला भैया तुमको भेजा क्यों है, यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है, ये पराये लोग हैं, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, तुझे हेल्प करने के लिए भेजा है, तू पेमेंट रिलीज कर। उसको पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न हुआ, उसने शायद बोल रहा है कि मैंने पूरा पेमेंट किया, कुछ कन्फ्यूज़न में। फाइनली वो बंदे ने बताया कि मेरा ये पेमेंट नहीं हुआ, मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं आपकी चेन नहीं दूंगा। उसने मेरी चेन ले ली थी रात को ही मेरी चेन ले ली थी। जब वहाँ पे रात को हम एकलेन जी गए थे, वापस लौटते वक्त उसने पेट्रोल डलवाया, बोले आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका गोल्ड चेन मुझे दे दो, तभी भी गाड़ी आगे जाएगी। तो मैंने अपनी गोल्ड की चेन उसको दे दी थी कि भाई ये चेन पकड़ और मुझे ले चल। पुलिस ने भी उसको मीन्स इन्वेस्टिगेट करके बोला कि भाई चेन क्यों ली, साला तेरे 7,000 बिल के लिए 1.5 लाख की चेन ले लेगा, ये गुजरात से आए हमारे मेहमान है, मेहमान को ऐसे कोई परेशान करता है क्या, है तो हिंदुस्तान में ही ना, कोई पराये देश में तो है नहीं। ऐसे करके पुलिस ने भी उसको जम के सुनाया, खरी खोटी सुनाया, और अपने दाव पानी भी किया होगा शायद। हाँ। फिर मैंने फाइनली वो चेन उस होटल वाले को बोला कि ये चेन तू गिरवी रख ले, इसको पैसा दे दे, बात खत्म कर। अब जो बंदा वहाँ पे आया था उसको ये बता रहा था, मुझे मालूम नहीं है, पर वो बता रहा था कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कंपनी की ओर से, मनाक्सा कोटेड एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से, जिसका वो अपने आप को एम्प्लॉय बता रहा था, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि वो वहाँ पे आए और मुझे सेफली वहाँ वापस ले जाए कच्छ में, बिकॉज आई वॉज ऑन ए मिशन विच हैज सम रिस्क ऑफ माई लाइफ। मैं जो काम के लिए निकला था उसमें मेरी लाइफ का रिस्क थोड़ा बहुत रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं है, लाइफ का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क था। इसलिए उसको ये बताया गया था कि आप सेफली उनको लेके वापस आना। अब मैं अपने नेचर के हिसाब से उसको बोला नहीं भाई गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, मैं ही सेल्फ ड्राइव करूंगा, ये वो फलना टिकना। उसने बोला नहीं, मेरे पास इंस्ट्रक्शन है कि गाड़ी आप नहीं चलाएंगे। बोला ठीक है, मैं ही चलाऊंगा। उसने मेरी अपने फ़ोन से साकेश जी के साथ बात करवाई। साकेश जी ने मुझे बोला, मीन सोनी सर ने, हमारे सीईओ ने, देख पिनाकी जीत मत कर भैया, मेरी बात मान, प्रेम से गाड़ी पे बैठ जा, आराम से तू वापस आ जा, ड्राइवर को चलाने दे, तू मुझे गुरु मानता है तो दीदी से बात मान ले। मैंने बोला ठीक है साहब, आपने बोला मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं चलाऊँगा गाड़ी। अब वहाँ से मैं, जब हम लोग अगले दिन उधर एकलिंग जी गए थे, अनफॉर्चुनेटली भीड़ भी थी और कुछ टाइमिंग भी ऑड थे, तो मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो मैं बोला क्या अब हम लोग सीधा जोधपुर होके नहीं, हम उदयपुर एकलिंग जी के दर्शन करके हार्डली आधे घंटा रुकेंगे, आधा घंटा दर्शन करके वहाँ से निकल जाएंगे सीधा, तो लेट बाय 3-4 बजे तक हम कच्छ में पहुँच जाएंगे। अब हम लोग आए, रास्ते में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जो कि कुत्ते हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, बंदर है वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपनी अच्छी जमती, गाय है वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। उनको मैं अपने हाथ से खाना वाना खिलाता हूँ, साथ में बैठ के मस्ती करते हैं, तौल तपट करते हैं सब लोग के साथ में। वो करते करते हम लोग एकलिंग जी पहुँचे। शेविंग वेविंग थोड़ा सा बढ़ गया था, तो मैं उसको बोला कि देख भाई आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं शेविंग करवा लेता हूँ। वो बोला नहीं हम वेट नहीं करेंगे। अब रात का समय हो रहा था धीरे धीरे करके, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6:30-7 बजे का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली, आई डोंट मेमोराइज द सेम। ठीक है, मैं बोला देख भाई आए हैं, मंदिर अभी 5:30-6 बजे खुलेगा, दर्शन वर्शन करके अपना आधा पौना घंटा जितना टाइम यहाँ पे लगेगा बाद में ही हम जाएंगे। वो बंदा मेरे से बदतमीजी करने लगा कि नहीं, मेरे पास इंस्ट्रक्शन है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। बोला देख भाई तू जो कुछ भी है, मैं यहाँ पे दर्शन किए बिना नहीं जाने वाला हूँ। एकलन जी मेरे इष्ट देव है, इतनी दूर से मैं आया हूँ और अपने बाप को मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ड्राइवर भी बोला साहब है, बात है बात। राजू भाई मेरे खास मित्र है, मेरे सहभागी है, कई बार मेरे साथ आए हुए, तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी उसको बोला कि साहब है उनका, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। बोला ठीक है। फिर मैं शेविंग करवाने के लिए उतरा नीचे, वहाँ पे उसको टाइम लग गया था, तो मैं वॉशरूम के लिए, यानी टॉयलेट 2 नंबर बोलते हैं जिसको, टेकरी के पीछे बॉटल लेके गया। जैसे ही वापस आया गाड़ी गायब, मेरी ब्रीजा, मेरी कार ran away। अब साला चुतिया पट्टी, सॉरी,
अब साली बात ऐसी हो गई कि अब तक तो मेरे पास एक चड्डी बंडी सब भी कपड़े वपड़े भी थे जो मैं पहन सकता था। मेरा आईडी लैपटॉप अंदर था, पेन ड्राइव भी अंदर था जिसमें मेरे आईडी प्रूफ थे, वो सभी गाड़ी में थे। अब तो साला मेरे पास आईडी प्रूफ भी नहीं था, चड्डी बंडी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और एक लेंजी में मैं सोना बेचने भी नहीं जा सकता था। इमीडिएटली आई रैन अवे विद द पुलिस। मैं पुलिस के पास गया एक लेंजी में कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, कैलाशपुरी नाम है गाँव का, आप प्लीज़ उन लोगों को मीन्स करो कुछ। मेरा नंबर वंबर कुछ भी याद नहीं है कि इवन मैंने जो सोनी साहब का कागज़ में लिख के रखा था वो कागज़ भी अंदर रह गया था नंबर वाला। पुलिस वाले बोले यार तुम्हारी कंपनी की गाड़ी है, कंपनी वालों को कांटेक्ट करो, हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब बात भी सही है, उनकी बात भी गलत नहीं थी कि कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी हो तो ओनरशिप वही बोलेंगे, हम उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तैसे करके वहाँ पर रुका। अब घर तो अपना था यार, कैलाशपुरी एकलन जी घर अपना है, क्या चिंता है। सपोर्ट मिला सब लोगों का, गुजराती लोग भी वहाँ पे यात्रा के लिए आए हुए थे, उन सबका सपोर्ट मिला। जैसे तैसे सपोर्ट लेते लेते मैं दूसरे दिन अहमदाबाद आया, क्योंकि 24 तारीख को 23 तारीख को शायद था वहाँ पे, 25 तारीख को मेरा बर्थडे था। 25 सितंबर को मेरा बर्थडे था और 25 सितंबर का मेरा बर्थडे मैं सेलिब्रेट करने वाला था सोलह भागवत विद्यापीठ में। वहाँ पे मेरे भागवत, श्रीमद् भागवत, मेरे ऋषि कुमारों के साथ में मेरा बर्थडे विश सेलिब्रेट करना चाहता था। मैं सारे ऋषि कुमारों के साथ बैठ के मैं भोजन करना चाहता था 25 सितंबर को। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ आया अहमदाबाद में आके मैं फिर से एक होटल में स्टे किया। वहाँ पे मैंने मीन्स मेरे पास कुछ स्टे करके दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं फिर से मेरे जो गुरुजन थे उनके घर के आंगन से बाहर से ही प्रणाम करते चला गया। मेरे गुरुजन श्री राजेंद्र विशा, उनके भी मैं हृदय से वंदन करता चला गया। उत्तम मेहता, उनको भी मैं हृदय से वंदन करता चला गया। जो मेरे कुछ जो हृदय के पास है उनसे भी मैं वंदन करता चला गया। मैं उनसे रूबरू मिलने नहीं गया, पर दूर से ही उनको बस घर के बाहर से ही एक चौकीदार की तरह एक एश्योरेंस देके गया कि आपका ये चौकीदार आज भी आपकी चौकी कर रहा है। 16 भागवत विद्यापीठ में जाके मैंने ऋषि कुमारों के साथ भोजन लिया और हमारी गुजरात स्टेट की बस से मैं वापस गांधीधाम कश्मीर आ गया। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई कि गांधीधाम में आके गाड़ी में मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि लेटर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, लेटर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट श्री भूपेंद्र भाई पटेल, लेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कच्छ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर अमित अरोरा, लेटर there were 3-4 letters of chief ministers, फिर लेटर ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट, लेटर टू होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सिंघवी सब करके कुछ नाम है, आई डोंट मेमोराइज द सेम। देन लेटर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ CGST अहमदाबाद, लेटर ऑफ कमिश्नर CGST राजकोट, letter to Commissioner of Customs Mundra Port, letter to Chief Security Officer Mundra Port, letter addressed to Prime Minister of India, letter then means I have listed out all those documents in my complaint. Means immediately when I come back in Kutch Anjar, I rush to the collector office because I seek some help from the collector. So immediately I ran away to I hired a car and ran away to, because I didn't find my car parked in my house. I got information the car is being parked at Manaxa Coated Metals Industries Limited in parking area. But I had a doubt. The person, Mr. Manoj, who is a culprit, he left me alone
इन ए जंगल एरिया। उसको जब ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इनको सेफली वापस लाना है, तो मुझे सेफली वापस क्यों नहीं लाया? अगर मैंने नहीं आने की जिद की थी कि मुझे वापस नहीं आना था, तो उसने मेरी बात साके सुनी जी से क्यों नहीं करवाई? अगर मैंने कुछ भी किया तो उसने वहां की पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? जब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई आपको पिनाकिनी जोशी को सेफली वापस लाना है, तो उसने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की? मुझे डाउट था कि वो बंदा मेरे जो भी एक्शंस है उसमें एक विघ्न पैदा करना चाहता था। मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस किए, जो मेरा एक मिशन है, वो मिशन में वो एक बाधा रूप बनना चाहता था। हो सकता है कि उसने उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट चुरा लिए हो, कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए हो, कुछ भी कर सकता है। जो जो मेरे मिशन और विजन अचीवमेंट में रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगे, उन सब का मैं विनाश करूंगा। उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगा मैं। इसलिए आई रन अवे टू ऑनरेबल कलेक्टर श्री अमित अरोड़ा जी, बट अनफॉर्चुनेटली ही was quite somewhere in a field or maybe on a leave. So I had a meeting with Mr. Mitesh Pandya. He is the deputy collector of Kutch district. Mr. Mitesh firstly heard my story but didn't shown his interest. He told me what kind of help you seek from us. सो मैंने उनको बताया कि भाई पुलिस का हेल्प चाहिए, आप पुलिस को भेजिए और उनकी प्रेजेंस में मैंने जो लिस्ट आउट डॉक्यूमेंट्स किए वो मुझे हैंड ओवर करवाइए। आई सिक्योर इमीडिएट एक्शन। तो मितेश पांड्या जी बोले कि नहीं यार, हम इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप एक काम करो, एक लेटर लिखो, क्योंकि कलेक्टर साहब अभी है नहीं, आप एक लेटर मुझे लिख के दो, वो लेटर मैं कलेक्टर साहब को दिखाऊंगा, फिर कलेक्टर साहब उस हिसाब से वहाँ के डीवाईएसपी को वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे, फिर डीवाईएसपी जी वो लेटर एसपी जी को, एसपी डीवाईएसपी फॉरवर्ड करते करते अंजार पुलिस स्टेशन में आ गया, फिर अंजार पुलिस उसका एक्शन लेंगे। मैं बोला साहब इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा यार मेरा काम भी, आगे का काम बहुत अटक जाएगा। मैं मेरे टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ और मेरा आगे का कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ प्लानिंग है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, जो मेरा एक्शंस प्लान बनाए हुए है, वो बहुत डिले हो जाएगा यार। और उसके बेसिस पे रिलायंस के जो जो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी है कि जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता था, तो वो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करके मेरा आगे का फर्दर स्ट्रेटेजी है। But then he told me, then you should directly go to the police station and register your complaint. Accordingly, as per his direction, I went to अंजार पुलिस स्टेशन। अब वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी साला थोड़ा सा इंसल्ट हो गया, रूडली बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ। जो भी अटेंडिंग ऑफिसर था उसने रूडली बिहेव किया। मैं उसको बताया भैया यार थोड़ा सा ग्रेविटी समझा करो, थोड़े से इश्यूज है यार। तो बोला तुम्हारा जो भी इशू है वहाँ बैठ के लिख के दे दो, हम देख लेंगे। मैंने लिख के दिया उसको, वहाँ उसके सामने मेरा कंप्लेंट लिख के दिया। बोले ये तो आपने इंग्लिश में लिखा है, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम इसको अटेंड नहीं करेंगे। मैं बोला भैया इंग्लिश में नहीं आता तो किससे पढ़वा ले? बोले आप वकील से लिखवा के आओ। अब मैं वहाँ कहाँ वकील ढूंढने जाऊँ? मैं बोला मैं खुद वकील हूँ भैया, मुझे लिखना आता है यार, वकील कैसे लिखता है मुझे आता है, मैं भी खुद वकालत कर चुका हूँ, वकील की लैंग्वेज आती है। बोले नहीं नहीं चलेगा। बोले ये पकड़ तू कंप्लेन और इसके ऊपर एक्शन लो। मैंने उसको कंप्लेन थमाया, उसी कॉपी पे साइन मांगा, फिर मैं वहाँ से चला आया। 2 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ऑफिस आना शुरू कर दिया, मनाक्सिया में मैं एज एम्प्लॉय हूँ, ऑफिस आना शुरू कर दिया। गाड़ी का पोजीशन नहीं लिया मैंने। जो भी नेसेसरी पेपर्स है, जो भी एग्रीमेंट्स मेरा और कंपनी के बीच का, वो सारे पेपर्स मैंने अपने पास ले लिए। मैनेजमेंट को भी मैंने बताया कि जो भी कुछ भी आपने किया बहुत गलत किया। मेरा कुछ कैश भी गाड़ी में था, 1.5 लाख रुपये जितना कैश था मेरे गाड़ी में। तो ठीक है, मैनेजमेंट के साथ में भी मैंने बताया कि भाई जो भी काम था मैं पर्सनल काम से गया था, आपका कोई ऑफिशियल काम के लिए नहीं गया था, और मेरा पर्सनल काम के लिए मैं पर्सनल गाड़ी तो यूज़ कर ही सकता हूँ, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरा पैसा लगा हुआ सब कुछ है, जो भी डिस्प्यूट है वो बात की बात है। सबसे पहले मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पेपर्स है, वो मेरे को चाहिए, बस दैट्स इट, फाइनल। अब अभी तक एक्शन नहीं होने की वजह से मैंने फिर दूसरे या तीसरे दिन, आई थिंक ईद से पहले वाले दिन, डीवाईएसपी जी को एक लेटर लिखा। उनको लेटर लिख के मैंने बाय हैंड इन्वर्ट करवाया कि भाई यू प्लीज़ डायरेक्ट टू अंजार पुलिस टू टेक इमीडिएट एक्शंस एंड हैंड ओवर ऑल दोज माई डॉक्यूमेंट्स टू मी सो दैट आई कैन फर्दर प्रोसीड।
2 दिन तक उनका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। So finally, I wrote an email to all concerns. All concerns means Anjar Police, Dutai Police, DYSP Kutch, SP Kutch, East West, Deputy Collector, Collector, Home Minister, Chief Minister, and concerns. I don't memorize, but the copy is with me. उनको मेल किया कि भैया ये थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो। जब दिल्ली पुलिस मेरे से अनजान है, उन्होंने इतनी हेल्प की। राजस्थान पुलिस वो मेरे अपने नहीं पर आए थे, इतनी हेल्प की। आप तो मेरे गुजरात के हो यार। अरे यार, गुजरात के वो शेर कहाँ सो गए जो पहले जिंदा घुमा करते थे? जंगल में चले गए क्या? गुजरात पुलिस कितना सपोर्ट किया था मुझे, भूल गए सब लोग मुझे। मैं गुजरात पुलिस से हेल्प चाहता था सर। ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात पुलिस की सेवा से वाकिफ नहीं हूँ। गुजरात पुलिस में हर एक ऑफिसर एक शेर है। दहाड़ता है ना तो क्रिमिनल्स की पटलून गिली हो जाती है। देखा है मैंने, मेरी नज़र के सामने देखा है। इतने एक्टिव है, लेकिन सारा समझ में नहीं आ रहा कि इतना टाइम जाने के बाद ये एक्टिवनेस कहाँ खो गई। हम लोग कहाँ कहाँ गायब हो गए। वो जो दहाड़ने वाले शेर कहाँ गायब हो गए। वो सब आज सर्कस के शेर क्यों बन के रह गए। इतना टाइम हो गया। 23 को 26 को मैंने कंप्लेन दिया था। आज सारा 8 तारीख हो गया, 7-8 तारीख हो गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। कोई कोई इवन जब मैंने ये ईमेल विकास सहाय जी को, जो हमारे डीजी आईजीपी गुजरात के हैं, उनको मेल ये गया, उन्होंने इमीडिएटली रिप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। मेरा मेल जाने के तुरंत विद इन हाफ एन आवर डीजी आईजीपी ने इमीडिएटली आईजीपी कच्छ को लिखा है कि भाई यू टेक नेसेसरी इमीडिएट एक्शन। जब टॉप अथॉरिटी से इतना डायरेक्शन आने के बाद, टॉप अथॉरिटी से इतने इंस्ट्रक्शन आने के बाद भी फिर भी एक्शन क्यों नहीं है भाई? क्या ऐसी चीज़ है जो हमको हमारी ड्यूटी करने से रोक रही है? गुजरात पुलिस को ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है? ये तो चलो, मैं तो ठीक है, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं तो ठीक है अपने दिमाग से अपना 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 खुद का निपट लूँगा, मुझे कोई कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो साला बंदा जो अपने लोगों को, पराये लोगों के बीच में छोड़ के आ जाता मरने के लिए, उसके सामने कुछ एक डंडा तक नहीं मार सकते हम। साले की गाड़ पे 2 डंडे तो लगाओ एटलीस्ट, ताकि उसकी शान ठिकाना है कि किसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे किसी को छोड़ के नहीं आ सकते हैं। इतना भी हम नहीं कर सकते। मैं गुजरात पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं कोई बड़े क्राइम का इन्वेस्टिगेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई क्रिमिनल अटैक हुआ है, कोई आतंकवादी ने बम रख दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कंप्लेंट नहीं लिखवा रहा हूँ मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो बंदा ऐसा मिसबिहेव करता है, जो अपने लोगों की सहायता नहीं करता है, एटलीस्ट उनके सामने लाल आँख करो थोड़ा सा। अरे यार, एक छोटी सी एक सिंपल सी बात है। देखो, गुजराती है, हम लोग गुजराती है। साला गुजरात में मैं यहाँ कच्छ में देखा है, भोले लोग हैं, सब मासूम लोग हैं। यहाँ लोकल उन लोगों की इनकम, मान लो कि नॉर्मल इनकम 20-25-30 हज़ार रुपये की नॉर्मल इनकम होती, फिर भी अपना गुजारा नहीं होता है। जो मेरे साथ में काम करने वाले जो लड़के हैं गुजराती लोग, उनकी इनकम सैलरी है मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रमाण हिसाब से 12-13-14 हज़ार जितनी सैलरी है। काट कूट के उनको 10-12 हज़ार रुपये मिलता है। उतने में गुजारा नहीं होता है साहब। जब यहाँ के लोकल गुजराती लड़कों का इतनी अमाउंट में गुजारा नहीं होता है, तो सारे लोग बिहार से, यूपी से, एमपी से, सब लोग इतनी ही सैलरी में अपने फैमिली को वहाँ छोड़ के यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं और खुश है, हैप्पी है। इसका क्या मतलब है? उनका गुजारा कैसे होता है? हम तो गुजराती है तो पड़ोस की दुकान वाला भी उधार ही में माल दे देगा। राशन ले जा भैया उधार में, जब तनख्वाह आगी तब दे देना। ये ह्यूमैनिटी है। लेकिन वो सारा बिहार का गुंडा यहाँ पे आके नौकरी करता है, 10-12 हज़ार रुपये में नौकरी करता है, घर का भाड़ा भरता है, घर का गुजारा चलता है, अपने गांव में पैसा भी भेजता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा लाता कहाँ से है? क्राइम कहाँ पे क्रिएट होता है? चोरी चकारी कहाँ पे क्रिएट होती है? तो इन लोगों की शान ठिकाने लाने के लिए हम लोगों को हमारा पावर दिखाना पड़ेगा कि भाई गुजरात पुलिस सो नहीं रही है, नींद में नहीं है।
हम जाग रहे हैं। हम भी इस देश के चौकीदार हैं। ये देश का चौकीदार सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है। इस देश का चौकीदार हर एक वो रक्षक है, चाहे वो किसी कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर हो, चाहे वो किसी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो होमगार्ड वाला हो, चाहे वो गुजरात पुलिस वाला हो, चाहे वो स्टेट पुलिस वाला हो, चाहे वो सीआरपीएफ वाला हो, चाहे वो आर्मी का जवान हो, चाहे वो हमारे घर के बंगले के बाहर रखा हुआ चौकीदार हो, वो भी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो हम चौकीदार हैं, हम इस देश के रक्षक हैं। सबसे पहले हमें हमारे फैमिली की रक्षा करनी है, सबसे पहले हमें हमारे घर की रक्षा करनी है, सबसे पहले उसके बाद में हमें हमारी सोसाइटी की रक्षा करनी है, उसके बाद में हमें हमारे गांव की रक्षा करनी है, उसके बाद में हमें हमारे शहर की रक्षा करनी है, हमारे तालुके की रक्षा करनी है, हमारे ज़िले की रक्षा करनी है, हमारी स्टेट की रक्षा करनी है, हमारे देश की रक्षा करनी है। जब आज हमारा एक विज़न है, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक विज़न के साथ चला है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, वन अर्थ मतलब, वन अर्थ का मतलब यह है कि हमारे राष्ट्र भारत की सीमा असीमित है। पूरा विश्व, हमारा विज़न ये नहीं है कि भारत की सीमा सिर्फ हिमालय से लेके हिंद महासागर तक, या फिर पूरब में पाकिस्तान की बॉर्डर को लेके यहाँ वेस्ट बंगाल तक की सीमा है। हमारे राष्ट्र की सीमा जो पूरे विश्व की सीमा है, वो पूरे हमारे राष्ट्र की सीमा होगी। पूरा भारत एक होगा, एक भारत। वन अर्थ मीन्स एक भारत, एक राष्ट्र, वन फैमिली। मतलब वन फैमिली मतलब चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, एक फैमिली है हमारी वो। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन फ्यूचर मीन्स व्हाट? एक फ्यूचर, हमारा एक फ्यूचर है। और एक फ्यूचर ये है, हमारा एक फ्यूचर, एक विजन ये है कि हमारा राष्ट्र फिर से एक बार गोल्डन स्पैरो बनेगा। आज की डेट में भी हम एक मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। पिछले कुछ सालों से, जैसे कि अपने 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 मतलब कि आपके सॉरी हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक विज़न के साथ चले हैं कि भाई आने वाले मीन्स 2027 तक हमारा राष्ट्र जो है वो विश्व की इकोनॉमी में थर्ड पोजीशन पे होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंगली वी आर ऑन अ फिफ्थ पोजीशन। उनका ये विज़न है, वो विज़न है। तो वो ऐसे ब्लाइंडली बंडल नहीं मार रहे हैं कि भाई हाँ हम 2027 तक तीसरी श्रेणी में पहुंचेंगे, ऐसे ब्लाइंडली बंडल नहीं मार रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजी है भाई, दिमाग में कुछ प्लान है। क्या प्लान है? जो समझने वाला है वही समझ सकता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो जो समझ सकता है वही समझ सकता है क्या स्ट्रेटेजी है वो। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा विज़न उससे बियॉन्ड है। अगर वो तीसरी श्रेणी बोल रहा है, मैं फर्स्ट श्रेणी बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा राष्ट्र 2027 तक फर्स्ट श्रेणी में यानी फर्स्ट रैंक पे होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो मैं भी कोई ब्लाइंडली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कोई पागलों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, भांग खा के नहीं बोल रहा हूँ, या गांजा फूक के नहीं बोल रहा हूँ, या दारू पी के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी कुछ स्ट्रेटेजी है, मेरे दिमाग में भी कुछ प्लान है। एक झलक दिखला देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली बात कर रहा हूँ। अब जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 में वो, शायद 2014 में वो पीएम बने। जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने तब हमारा राष्ट्र भारत 10वीं रैंक पे था। 2014 से लेकर 2000 तक एग्जिस्टिंगली वी आर ऑन फिफ्थ पोजीशन, मीन्स 2014 से लेकर 2023 तक 22 तक हम 5वीं पोजीशन पर पहुंचे, मतलब कि 50% जर्नी हमने क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, टाइम पीरियड गिनो, कैलकुलेट करो कितना, अभी हमारे पास कितना टाइम है, कैलकुलेट करो।
जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग, जो जो हमारी हमारे हमारे जो जो मीन्स एट दैट टाइम व्हाटएवर, वो जब 2014 में पीएम बना तब तो वो नहीं बोला था ना कि भाई 2022-23 तक हम 5th रैंक पे आएंगे। वो टाइम पे तो उसका विजन उसने डिक्लेयर नहीं किया था ना। फिर भी हम आए ना। उसने अपना विजन अपने तक रखा कि भाई मुझे अपने देश, अपने राष्ट्र को कहाँ तक ले जाना है। जब 2014 में पीएम बना हम 10वीं पोजीशन पे था, आज हम 5th पोजीशन पे है। वो विजन उसने अचीव करके दिखाया, बता के दिखाया, विदाउट शेयरिंग हिज विजन विथ अस। कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग के साथ वो बढ़ा और आज हम ये पोजीशन पे है। ठीक है। अब सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी, सेम लाइन ऑफ एक्शंस, जो हम लोगों का जो भी स्वॉट एनालिसिस है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेसेस है, वो सब हम अवगत है, उस सब सारी चीज़ें से हम फेमिलियर है, अभी भी फेमिलियर है ना। तो इस चीज़ों को लेके हमें ये भी पता है कि कहाँ हमारा फेलियर था, कहाँ हमारा सक्सेस था, ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। सेम चीज़, सेम वे को अगर हम अप्लाई करेंगे, नई नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट करेंगे, सामने वाले को कैसे डिफीट करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉपर चैनल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, तो 2027 तो बहुत दूर की बात है भैया, 2026 में हम फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं। क्या स्टडी करना, इकोनॉमी किस चीज़ पे चलती है, इकोनॉमी किसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, बीकॉम में हार्डली, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में मेरे 42% आए थे और सेकंड ईयर में मेरे 43-44% आए, तो थर्ड ईयर में मेरे 49% आए थे। कभी क्लासरूम में मैं बैठा नहीं हूँ। कॉलेज बीजेवीएम से कॉलेज किया था, हमेशा बाहर बैठ के ही मैंने इकोनॉमी पढ़ा है। समोसे खाए, सिगरेट फूकी और वही काम धंधे किए, मारा मारी, वही दंगा फसाद, वही काम करते रहे। गेस्टो वेस्टो सब फ्रेंड थे, गेस्टो जेनित वेनित सब लोगों के साथ मस्ती किया है। लेकिन वो जो इकोनॉमी पढ़ी है मैंने बाहर बैठ के, उससे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि बॉस, एक न एक दिन, सॉरी एक न एक दिन नहीं, बाय 2027 वी विल बी ऑन अ फर्स्ट रैंक, आई चैलेंज। और 2030 तक सेकंड टारगेट। ठीक है। जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने यहाँ पे कह दिया। मेरा यहाँ पे बोलने का मकसद यही था कि मैं हर एक आदमी को, क्योंकि आज हर कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा है, हर एक आदमी मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा, तो अकेले क्यों जा रहा है, साला तेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर का काउंसलिंग करवा, पागल हो गया है तू, बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी से जा रहा है। मैंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे कोई कोई लिमिट मैंने बाकी नहीं रखी है। मैं सब चीज़ों को क्रॉस कर चुका हूँ आज की डेट में। इसलिए मुझे कोई कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन लक्ष्य, विज़न हर हाल में अचीव होगा। राष्ट्र की वेदी पे यज्ञ का आह्वान हो चुका है और अब यजमान बने या फिर आहुति बने, यज्ञ हर हाल में संपन्न होगा। हमारा राष्ट्र भारत देश की सर्वोपरि इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेगा, यानी नंबर 1 की पोजीशन अचीव करेगा, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।